चलिए वापस शुरू करते हैं। हम लोग कल जो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। कल हम लोग देख रहे थे कि 4 तरीके के हमने मैक्रोमोलेक्यूल्स देखे थे, जिसमें से लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो अभी उनको थोड़ा सा और डिटेल से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ चुके थे और प्रोटीन को पढ़ चुके थे। आज हम लिपिड्स के बारे में और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखेंगे। देखिए जरा, लिपिड्स, एक्चुअल में लिपिड्स क्या होते हैं? जो ग्लिसरॉल है, ये किसने ऑन किया है भाई? जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स जुड़ के बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। उसकी कुछ मैंने स्लाइड्स यहाँ इंसर्ट की हुई थी, अभी आपके सामने प्रेजेंट करते हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने है लिपिड। लिपिड में क्या होता है? जरा ये देखिए, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं जो साथ में जुड़ करके एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसको हम लिपिड कहते हैं। ठीक है। और ये लिपिड कहाँ कहाँ काम में आता है? स्ट्रक्चरल फंक्शंस में मेनली काम में आता है, जैसे मेम्ब्रेन्स हैं और जितने भी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सेल की, वहाँ पर ये काम में आता है। यहाँ जब भी ये देखिए ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ के जब ये ट्राइग्लिसराइड या लिपिड बनता है, तो उस टाइम यहाँ H2O निकलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ज़्यादा डिटेल से आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये जो है, ये लिपिड की स्ट्रक्चर है। दूसरा, लिपिड्स कहाँ कहाँ काम में आते हैं? एक तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में काम में आते ही हैं, दूसरे ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ ये इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये लिपिड हम जो डाइट में लेते हैं, घी है, तेल है, इनमें लिपिड्स होते हैं। तो ये सब लिपिड के बारे में। अब चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए में देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका जो है आपको बताने जा रहा हूं मैं। जो उसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड को उसका बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जो डायग्राम है, ये सारा का सारा एक न्यूक्लियोटाइड का है। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने ये वाला। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है जरा देखिए, आप ध्यान दें इस पर। एक तो शुगर मॉलिक्यूल होता है, ये शुगर है, ठीक है। दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। इतनी स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये न्यूक्लियोसाइड है। और जैसे ही इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये कंपटीशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, ये आप याद रखें। अब न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके डीएनए एंड आरएनए बनाते हैं। यहाँ मैंने जो है वो डीएनए को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए जरा, अभी देखते हैं। यहाँ जो आप डीएनए देख पा रहे हैं, इसमें ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये
इसके साथ जुड़ा हुआ नाइट्रोजनस बेस है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। पहले आप ये देखिए कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है इतना, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके यहाँ पर जुड़ता है, जरा देखिए यहाँ इसका फॉस्फेट की सहायता से जुड़ जाता है। इसमें देखिए ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है के साथ जुड़ गया। तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड आता है उसमें देखिए ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है, फिर ये फॉस्फेट है, यानी 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ता जा रहा है। अब अगर आप देखो तो यहाँ से आप मान सकते हो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर कार्बन पे ये जुड़ते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ ये तीसरा नंबर कार्बन ये फ्री है, इसके साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है। इधर इसके बिल्कुल उल्टे जुड़ते हैं, ये बिल्कुल उल्टे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इसका ये 3 नंबर कार्बन फ्री है, इधर इसका ये 3 नंबर कार्बन फ्री है, इधर ये इसका 5 नंबर कार्बन फ्री है, इधर इसका ये 5 नंबर कार्बन फ्री है। एक तरीके से ये आप ऐसे मान सकते हैं कि दो जो लाइंस हैं पैरेलल है, इधर 5 नंबर कार्बन अगर है, यहाँ पर 5 नंबर और इधर भी 5 नंबर है, इधर 3 नंबर है, इधर 3 नंबर है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। अब जब दोनों ब्रांचेस, दोनों जो स्ट्रैंड्स एक साथ होते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ये आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, इसको हमेशा याद रखें। ए डबल बॉन्ड सी जी ट्रिप ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आप याद रखें। ये एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है और ये ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ करता है। तो ये यहाँ पर एडेनिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये एडेनिन है, ये इस तरीके से यहाँ बताया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं इनके ओरिएंटेशन में कि किस तरीके से जो है आपके यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। ये वैसे हायर क्लासेस के टॉपिक है। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड है और ये आपका पूरा का पूरा डीएनए की स्ट्रक्चर है। आरएनए जो होता है, यहाँ आप डीएनए में देख रहे हैं, डीएनए तो जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। आप अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड को देखें तो वहां पर उसको आप एज ए आरएनए की तरह अज्यूम कर सकते हैं। फर्क क्या होता है जरा देखिए, ये जो शुगर है हमने बनाई थी, ये यहाँ पे आपके डायग्राम में जो बनी हुई है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और यहाँ पर CH2OH, ये 5 नंबर कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो 2 नंबर कार्बन है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ केवल H है, ये देखिए यहाँ पर H है, यहाँ आरएनए में OH होता है और ये O निकलने के कारण इसको डीऑक्सी राइबोज बोल देते हैं। तो ये शुगर जो बनी हुई है ये राइबोज शुगर है। तो अगर आप आरएनए की बात करेंगे तो अगर आप इसकी एक ही स्ट्रैंड की कल्पना करें तो उसी तरीके का आरएनए होता है। आरएनए हमेशा ही सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड है। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कल के लेक्चर को और आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करके कि जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स, 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम कल पढ़ चुके थे। आज हमने लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं। ठीक है, तो ये चारों मेजर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसको आपको ढंग से पढ़ना है चारों को। इसके बाद हम एंजाइम्स देखेंगे। अभी आप लोगों को इतने टॉपिक में कोई समस्या हो, आज के टॉपिक में समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, आयुष्मा समझ में आ रहा है आपको? माइक ऑन करके बताइए जरा। एस्पिका? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। साहिल? ज्योति? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। यस सर। जयवीर? हाँ, दोबारा क्या आप मेरे ख्याल से चलती गाड़ी में आप देख रहे हैं ना? हाँ कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, योगेश। चलिए आगे एंजाइम्स करते हैं अभी। एंजाइम्स का विशेष रोल रहता है पूरे मेटाबॉलिज्म के अंदर। और एंजाइम को आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम का जो मैकेनिज्म है एक्शन का, वो यहाँ पे बताया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। आप एक बात ध्यान रखें, एंजाइम हमेशा ही प्रोटीनस होते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल राइबोजाइम है, वहाँ एक जो आरएनए है वो एंजाइम की तरह काम करता है। बाकी सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पर बताया हुआ है आपके सामने, जरा देखिए, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर इसको काम करना है। ये सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर, और बाद में जो एंजाइम है रिएक्शन को कैटेलाइज करके ए एंड बी दो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए हैं। तो एक तरीके से ये एंजाइम का एक्शन का मैकेनिज्म है। एक तरीके से इसको की एंड लॉक थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल जैसे एक स्पेसिफिक ताला जो एक स्पेसिफिक चाबी से खुलता है, उसी तरीके से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। आप इस बात को यहाँ पर समझिए। तो अब आपकी बुक के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो इस तरीके का क्लासिफिकेशन है। एंजाइम का जो मेजर क्लासेस हैं वो 6 टाइप की क्लासेस हो सकती हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, आइसोमेरेजेस, लाइजेजेस एंड लाइगेजेस। ठीक है, लाइजेज एंड लाइगेज ये ध्यान रखें। और लाइगेज जो है इनको आप सिंथेटेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंथेटेजेस से आप याद रखेंगे। अब इनके 6 के 6 क्लासिफिकेशन को आप याद कर सकते हो ढंग से, जिसको आप जिसके लिए फॉर्मूला होगा ओथलिस, OTHLIS, OTHLIS। इससे याद कर लेना, आइसोमरेजेस को बीच में ले आना यहाँ पर 5 और 6 के बीच में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप 6 के 6 एंजाइम की क्लासेस को आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल इनके नाम से ही स्पष्ट है कि किस तरह के काम करते हैं। पहला जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स का मेन रोल यहाँ पे रहता है। आप ये मान के चलिए, या तो ये ऑक्सीडेशन करते हैं या रिडक्शन करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ट्रांसफेरेजेस क्या करते हैं, जो ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, एक सबस्ट्रेट से दूसरे पर ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। अगर किसी अमीनो एसिड को कीटो एसिड में चेंज करना हो तो वो कीटो ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, या फिर कीटो ग्रुप पे अमीनो एसिड वाला ग्रुप ट्रांसफर कर देंगे, तो वो जो है वो ट्रांसफेरेजेस कहलाते हैं। हाइड्रोलेजेस ये विशेष चीज है कि जब भी किसी सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, इसीलिए इनको हाइड्रोलेजेस बोलते हैं। ज्यादातर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। आइसोमेरेजेस बिल्कुल क्लियर है इसके नाम से, आइसोमराइजेशन समावेता जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक मोलिकुलर फॉर्म को दूसरे मोलिकुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसके आइसोमर में चेंज कर देते हैं, तो ये आइसोमरेजेस है। लाइसेजेस, लाइसेजेस देखिए बिल्कुल हाइड्रोलेज जैसा काम करते हैं, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें, वाटर मॉलिक्यूल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद है लाइगेजेस या जो सिंथेटेजेस बोलते हैं। ये दो सबस्ट्रेट को जोड़ के किसी भी नए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको जैसे सिट्रिक एसिड सिंथेटेज इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये सारे के सारे आपके एंजाइम्स हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ओथ लिस्ट से आप याद कर लें, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस,
लाइसेजेज, आइसोमरेजेज एंड लाइगेजेज, ये 6 टाइप के एंजाइम्स, बिल्कुल नाम से क्लियर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस करते हैं, ट्रांसफेरेज ग्रुप ट्रांसफर का काम करते हैं, हाइड्रोलेजेस जो है वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हुए सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं, आइसोमरेजेस आइसोमराइजेशन करते हैं, जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर दिया है, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर दिया, तो आइसोमराइजेशन करते हैं। लाइसेजेज जो है ये भी सबस्ट्रेट को तोड़ने का काम करते हैं लेकिन बिना वाटर मॉलिक्यूल यूज किए हुए। लाइगेजेस ये जोड़ने का काम करते हैं, जो सिंथेटेजेस भी इनको बोलते हैं। सिट्रिक एसिड सिंथेटेज इसका एक एग्जांपल है। तो ये एंजाइम्स के बारे में इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब एंजाइम्स का जो एक तरीके से केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरीके से जो है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, वो ऐसा है। जरा देखिए, ये एक दो ग्राफ्स आपके सामने दिए हुए हैं। दोनों ग्राफ के अंदर जो है वो आपका ये जो ब्लू वाला दिया हुआ है इसमें बिना बिना एंजाइम के रिएक्शन हो रही है, और ये जो रेड वाला है इसमें एंजाइम के साथ रिएक्शन हो रही है। आप ये मान के चलिए कि जब भी रिएक्शन होती है तो उसमें एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये वो एनर्जी बैरियर है जिसे क्रॉस करना है। तो आप देख रहे हैं कि बिना एंजाइम के ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि एंजाइम के साथ है वो कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो जहाँ एंजाइम के साथ मिला हुआ है इसलिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसीलिए जल्दी रिएक्शन जो है वो कैटालाइज हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम जरूर आप याद रखें कि देखिए यहाँ ये तो बिना एंजाइम के है और ये एंजाइम के साथ है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट बन जाते हैं यहाँ पर, ये सबस्ट्रेट है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू को कम कर देता है एंजाइम। तो ये एंजाइम के बारे में हो गया। जरा एक बार फिर से मैं आपको आज जितना कराया है एक बार रिपीट कर देता हूँ। कल हमने देखा था मैक्रोमोलिक्यूल्स, आप उसको थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में कल हमने इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे थे कि 4 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो है न्यूक्लिक एसिड्स है। और उसमें से 2 हम कल पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़े हैं लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और उसके बाद एंजाइम हमने पढ़ा है। तो लिपिड जो है एक तरीके से बने हुए हैं, इनके साथ एक तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक पेंटोज शुगर है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है और तीसरी चीज है फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ये तो है न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ अगर अगर इसके साथ अगर ऐड हो जाए फॉस्फेट ग्रुप तो ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और ये देखिए ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का है, आरएनए एंड डीएनए, वो भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हमने देखे थे एंजाइम्स। ठीक है। एंजाइम्स में ये सबसे पहले हमने कैसे देखा था कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, एक इसका एक्सेप्शन है वो है राइबोजाइम। ठीक है। साथ में एक्टिव साइट पे जुड़ता है सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट एंजाइम की वह साइट है जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ता है। सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है और बाद में प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है यही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। यहाँ देखिए ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, आइसोमरेजेस, लाइसेजेस एंड लाइगेजेस, ये 6 क्लासेस हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने मोड ऑफ एक्शन, बायोकेमिकल इसका क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है, हमने बताया था कि जब ये एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो इसको जो है जल्दी कैटेलाइज कर देता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन ये हम कल देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अगर चाहो तो अभी डिस्कस कर सकते हो। आप लोगों को किसी को कोई समस्या है जरा बताइए। आयुष्मान, एस्पिका, समझ में आ गया?
सर साहिल? 1 मिनट सर, बताता हूँ अभी। हाँ बताओ। स्ट्रक्चर बताना सर। किसकी स्ट्रक्चर? एटीपी की। एटीपी की स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड आपने देखा है ना, न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल Yes, sir. हाँ, वही स्ट्रक्चर होती है एटीपी की। उसमें एडिनिन जुड़ेगा और ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होगी। आप जो जरा देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर ही होगी। और बोलिए। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक समझाना सर। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर कुछ फॉर्मेशन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस को आप एनाबॉलिक रिएक्शन के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में होता है, एनिमल्स के अंदर, जैसे अंदर ये अभी हम लिपिड पढ़ रहे थे, लिपिड का फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो वो क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसके उल्टा अगर हम रेस्पिरेशन देखेंगे, जहां टूट रहा है कोई सब्सटेंस, टूट रहा है, टूट करके छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो सेल्स के अंदर, ये दोनों टाइप की रिएक्शंस होती हैं, इन दोनों को जोड़ करके जो है हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और कुछ? सर। और कुछ? ज्योति? नो से दिक्कत नहीं है, पर सर इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखने में प्रॉब्लम होती है। किसके? जैसे आपने लिक्विड की बताई, अलग अलग कैटेगरी है उनकी, अलग अलग स्ट्रक्चर, वो पता नहीं। हाँ नहीं, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक ही स्ट्रक्चर याद रखें। अभी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आपको याद होगी वो, जरा देखना, जरा अभी देखना। जैसे लिपिड का एग्जांपल लेके बना रहे हैं अभी स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखिए, यस सर। अभी देखना जरा आप, हैं? कोई याद रखने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपके टॉपिक जाएंगे ना, तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा समझ में आएगी। ये तो क्या है, थोड़ा सा डायग्राम को व्यवस्थित बनाने के लिए इस तरीके का बनाया गया है। बाकी जनरली आप बनाएंगे ना, जरा अभी आपके सामने मैं बना रहा हूं। जैसे CH2OH, CHOH दिख रहा है आपको? यस सर। और CH2OH, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। यस सर। और अगर फैटी एसिड की बात करें तो CH3 और CH2, ये बहुत सारे आ गए, और उसके बाद COOH, ये फैटी एसिड आ गया, ठीक है। यस सर। इस फैटी एसिड को यहाँ पे उल्टा बनाया हुआ है, जरा देखिए, ये यहाँ पर CH3 है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पे CH3 है, ये देखिए, ये फिर CH2 चल रहे हैं, ठीक है। यस सर। अभी आपको दिख रहा है? यस सर। अच्छा, चलिए, इसमें लगता है अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है कंप्यूटर के अंदर, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी आप क्लास लीव कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड समझाना। हाँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड समझा दूं बेटा। अभी क्या है कि इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई लगता है मेरे को कोई इश्यू है। मैं इसको, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, आपको तो क्या है कि सारी की सारी आवाजें वगैरह सुन रही है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वैसे जो उसके बीच में है, जो न्यूक्लिक एसिड की आप बात कर रहे हैं, वहां पर शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में है, ठीक है। ओके और सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, आप लीव कर दीजिए क्लास।